तो हम लोग बात एडमिशंस की कर रहे थे कि स्वीकृतियां क्या है, और स्वीकृतियों की बात करते करते आया था कि वे लिखित या मौखिक कथन जो विवादक या सुसंगत तथ्यों की ओर कोई अनुमान इंगित करते वे स्वीकृतियां हैं, और इन्हें एतस्मिन् पश्चात वर्णित व्यक्तियों के द्वारा और एतस्मिन् पश्चात वर्णित परिस्थितियों में किया जाना चाहिए। यहां तक बात हुई। इसके बाद सेक्शन 16 है नए भारतीय साक्ष्य अधिनियम का, यह आता है और यह बताना शुरू करता है कि स्वीकृतियां कौन कौन कर सकता है। तो कहता है वो कि वे कथन स्वीकृतियां हैं जिन्हें कार्यवाही के किसी पक्षकार ने किया या ऐसे किसी पक्षकार के किसी अभिकर्ता ने किया है जिससे कि मामले की परिस्थितियों में न्यायालय उन कथनों को करने के लिए उस पक्षकार द्वारा अभिव्यक्त विवक्षित रूप से प्राधिकृत किया हुआ मानता है। इसका मतलब यह हुआ कि स्वीकृतियां, एक तो बात ये निकल के आई, कहता कार्यवाही के किसी पक्षकार ने किया है, यानी जो कार्यवाही की प्रकृति है वो कार्यवाही की प्रकृति सिविल है अथवा दांडिक, इससे कोई अंतर ये नहीं आएगा। ये बात पिछली बार ये भी आपको बताई गई कि कार्यवाही की प्रकृति सिविल है या दांडिक, कार्यवाही का पक्षकार है और वो कोई ऐसा कथन कर रहा है जो मामले में जो विवादित तथ्य या सुसंगत तथ्य उनकी ओर कोई अनुमान ये इंगित कर रहा, बस इतना काफी है। इसके बाद कुछ भी जरूरत नहीं। तो सीधे कहा कि मामले के पक्षकार ये स्वीकृति कर सकते और उनके अभिकर्ता, लेकिन अभिकर्ता इसके ये स्वीकृति कर सके इसके लिए जरूरी है कि न्यायालय उन कथनों को करने के लिए उस अभिकर्ता को सक्षम और समर्थ ये मानता हो। इसका मतलब एक एडिशनल कंडीशन जुड़ी हुई है। कोई किसी का अभिकर्ता है, मात्र इस कारण से वो किसी कार्रवाई में किसी तथ्य को स्वीकृत कर पाएगा, ये स्थिति नहीं है, बल्कि जो मान्यता प्राप्त अभिकर्ता इस श्रेणी में आ रहे हैं वे ही लोग कार्यवाही के पक्षकारों की ओर से किसी कार्यवाही में स्वीकृति कारक कथन ये कर पाएंगे। शेष लोग ऐसा करने में अक्षम रहेंगे, क्योंकि डेफिनेशन ये कह रही है कि वे कथन स्वीकृतियां हैं जिन्हें कार्यवाही के किसी पक्षकार ने किया है या ऐसे किसी पक्षकार के ऐसे किसी अभिकर्ता ने किया है जिसे मामले की परिस्थितियों में न्यायालय उन कथनों को करने के लिए उस पक्षकार द्वारा अभिव्यक्त या विवक्षित रूप से प्राधिकृत मानता है। और इस श्रेणी में जो एजेंसी हम लोगों ने पढ़ी है, एजेंसी की संविदा जब दो व्यक्तियों के बीच होती है तब जो अभिकर्ता या एजेंट ये अपॉइंट होकर आएगा, इसकी स्थिति को न्यायालय उस दशा में जबकि ठीक है मालिक, तृतीय पक्ष और एजेंट इनके बीच कोई विवाद, तब अगर एजेंसी की संविदा ये तीनों पक्षों के बीच हुई थी ये साबित किया जाए तो न्यायालय ठीक है इस एजेंट को इस स्थिति में मानेगा कि इसका कथन स्वीकृति ये मान लिया जाए। ठीक है, क्योंकि हम लोगों ने पढ़ा है एजेंसी को, एजेंसी में कहा है कि एजेंसी की संविदा होते ही एजेंट क्या होता है, एजेंट मालिक की जगह पर काम करने के लिए अधिकृत ये हो जाता है। तो ऐसी कोई भी स्थिति है, ऐसी कोई भी दशा है जिसमें मामले की परिस्थिति में न्यायालय सक्षम मान रहा है अभिकर्ता को कि ये व्यक्ति इस व्यक्ति की ओर से कथन कर सकता है, तो वो कथन स्वीकृति माना जाएगा। दूसरा कहता है कि वे कथन स्वीकृतियां हैं जो बात के ऐसे पक्षकारों द्वारा जो प्रतिनिधिक हैसियत में वाद ला रहे हैं, ये जिन पर प्रतिनिधिक हैसियत में वाद लाया जा रहा है
जब तक कि वे उस समय न किए गए हों जबकि उनको करने वाला पक्षकार वैसी हैसियत धारण करता था, स्वीकृतियां नहीं। ठीक है, तो बात की भाषा, लिखने का जो तरीका है ये थोड़ा बदल दिया, लेकिन लिखने के तरीके को बदल देने से जो लिखा हुआ है उसका अर्थ ये थोड़े परिवर्तित हो जाएगा। उसने लिखने का जो तरीका ये अपनाया है, वो लिखा ऐसे कि वे पक्षकार जिन पर प्रतिनिधिक हैसियत में वाद लाया गया है, या वे पक्षकार जो प्रतिनिधि की हैसियत से वाद, ठीक है, जिनकी ओर से कोई प्रतिनिधि ये मुकदमा लाया है, ठीक है, और जो लोग क्योंकि प्रतिनिधि की हैसियत से पक्षकार पर मुकदमा लाया है, तो इसका मतलब रियल एक्चुअल पक्षकार तो कोई और होगा, और न्यायालय के समक्ष उस वास्तविक पक्षकार का जो प्रतिनिधित्व है वो इस वास्तविक पक्षकार के प्रतिनिधि इसके द्वारा किया जा रहा होगा। तो न्यायालय के समक्ष जो होगा वो तो प्रतिनिधि होगा, लेकिन ये प्रतिनिधि है किसका? ये प्रतिनिधि उस पक्षकार का है। तो ये प्रतिनिधि जो कुछ कहेगा, न्यायालय इस पक्षकार के कथन को, ठीक है, जिसका प्रतिनिधित्व उसके सामने प्रतिनिधि के द्वारा हो रहा है, इस पक्षकार के कथन को और इस प्रतिनिधि के कथन में कोई अंतर ये करेगा ही नहीं। न्यायालय ये मानेगा कि ये प्रतिनिधि जो कुछ कह रहा है ये इस पक्षकार का ही कथन है, और अगर वो कथन स्वीकृति की परिभाषा में आ रहा है, यानी वो सुसंगत तथ्य या विवादित तथ्य की ओर कोई अनुमान ये इंगित कर रहा है, तो न्यायालय इस दशा में इस प्रतिनिधि के द्वारा किए गए स्वीकृतिकारक कथन को भी उस पक्षकार का स्वीकृतिकारक कथन मानेगा। लेकिन ये तब तक नहीं मानेगा जब तक इस प्रकार पक्षकार का प्रतिनिधित्व करने वाले व्यक्ति ने वो कथन उस समय न किया जिस समय उसकी ऐसी प्रतिनिधि की हैसियत बनी हुई थी। अगर प्रतिनिधि की हैसियत खत्म और फिर आपने कोई कथन किया है तो फिर उसे उस पक्षकार पर आबद्ध कर नहीं किया जा सकता जिस पक्षकार का प्रतिनिधित्व आप कर रहे हैं। ये कैसे कर दिया जाए? क्योंकि प्रतिनिधि जब आप उसके नहीं रहे तब तो आप उसे फंसाने के लिए कोई भी कथन कर दोगे, तो वो तो आपका निजी कथन है। उस कथन से जो उत्तरदायित्व पैदा हो रहा है वो उस पक्षकार पर कैसे रख दिया जाए जिस पक्षकार का प्रतिनिधित्व आप अब से पूर्व कर रहे थे। इसे रखना ये तो ठीक नहीं होगा। इसीलिए कानून भाषा चाहे जैसी उपयोग करे, लेकिन जो भाव भाषा का आ रहा है वो भाव यही है कि तब तक इस प्रतिनिधि के कथनों को पक्षकार पर आबद्ध नहीं किया जाएगा जब तक इसने ये स्वीकृतिकारक कथन उस समय न किया जिस समय इसकी वैसी हैसियत बनी हुई थी। कहता है कि बात के ऐसे पक्षकारों द्वारा जो प्रतिनिधिक हैसियत में बात ला रहे हों या जिन पर प्रतिनिधिक हैसियत में बात लाया जा रहा हो, जब तक कि वे उस समय न किए गए, वे कथन ऊपर उसने कहा ना, वे कथन स्वीकृतियां जो, और फिर डैश ले लिया। तो इसका मतलब ये बात आपका पहले दो सबसेक्शन 1 में जो लिखी उसके साथ भी पढ़ी जाएगी और नीचे के सबसेक्शंस में भी पढ़ी जाएगी कि वे कथन स्वीकृतियां हैं। तो अगर पूरा पढ़े हम कि कहता वे कथन स्वीकृतियां हैं जो बात के ऐसे पक्षकारों द्वारा जो प्रतिनिधिक हैसियत में बात ला रहे हैं। ऐसे पक्षकार होते कौन से जो प्रतिनिधिक हैसियत में बात लाए? तो ऐसे पक्षकार जीवित व्यक्ति भी हो सकते हैं और ऐसे पक्षकार ऐसे व्यक्ति भी हो सकते हैं जिन पर विधि ने कर्तव्य और अधिकार अधिरोपित किए लेकिन वे एक जीवित व्यक्ति की स्थिति के नहीं, जैसे स्कूल कॉलेज, ठीक है, ये भी मुकदमे लाते हैं, निगम है ये मुकदमे लाते हैं, फैक्ट्रीज हैं ये मुकदमे लाती हैं, जिन्हें विधिक व्यक्तित्व तो लीगल पर्सनालिटी मिली हुई है, ऐसे सारे लोग मुकदमे लाते हैं। लेकिन क्योंकि ये लीगल पर्सनालिटी है लेकिन नेचुरल पर्सन नहीं है,
तो न्यायालय के समक्ष आकर स्वयं तो कोई कथन कर नहीं पाएंगे, या कोई व्यक्ति है जो अक्षम है, ठीक है, न्यायालय के समक्ष उपस्थित होने में, और अक्षमता किसी भी कारण से हो सकती है, वो बच्चा है, अवयस्क है, विकृत है, ठीक है, एक ऐसी हैसियत का व्यक्ति है जिसे न्यायालय के समक्ष बार बार उपस्थित होने में कठिनाई ये हो सकती है, तो वो किसी को अपनी ओर से मुकदमा लाने के लिए अधिकृत ये कर सकता है। तो ऐसा कोई भी पक्षकार जो प्रतिनिधिक हैसियत में मुकदमा लाया है, ठीक है ना, अब कोई पक्षकार जो प्रतिनिधि की हैसियत से मुकदमा लाए तो वो प्रतिनिधि की हैसियत से लाया ना, इसका मतलब प्रतिनिधित्व तो वो किसी और पक्षकार का कर रहा है। तो ये पक्षकार जो प्रतिनिधि की हैसियत से मुकदमा लाया है, अगर स्वीकृति कारक कथन करेगा तो यही पक्षकार करेगा, लेकिन ये जो कथन करेगा वो आबद्ध कर किस पर होगा, जिसका वो प्रतिनिधित्व कर रहा है उस पर आबद्ध कर होगा। लेकिन उस पर आबद्ध कर हो जाए, इसके लिए एक कंडीशन ये और जोड़ दी, और वो कंडीशन इसलिए भी जोड़ी ताकि वो पक्षकार जिसका प्रतिनिधित्व न्यायालय के समक्ष किया जा रहा है उसके हित की रक्षा हो। अन्यथा ये प्रतिनिधि, मान लीजिए जिस पक्षकार का प्रतिनिधित्व कर रहा है उससे इसका झगड़ा हो जाए और वो इसे प्रतिनिधित्व से हटा दे, तो ये ऐसे कथन करे जो उसके हित के विरुद्ध हो, ये एक अच्छी स्थिति नहीं रहेगी। इसलिए उन्होंने एक एडिशनल कंडीशन जोड़ी कि बात के ऐसे पक्षकारों द्वारा जो प्रतिनिधिक हैसियत में वाद ला रहे हो, ये जिन पर प्रतिनिधिक हैसियत में वाद लाया जा रहा हो, आप कॉलेज के प्रिंसिपल हैं, कॉलेज पर मुकदमा हुआ तो आप पर, ठीक है, मुकदमा पार्टी तो आप ही बनेंगे, लेकिन आप पर, ठीक है, वो मुकदमा नहीं है, आप पर मुकदमा आया जरूर है लेकिन वो प्रतिनिधिक हैसियत में आया है, आप कॉलेज को रिप्रेजेंट करते हैं, और फिर आप जो स्वीकृति करेंगे वो कॉलेज पर आबद्ध करोगे। लेकिन ऐसा हो, इसके लिए उसने एक एडिशनल कंडीशन और लगाई, कहा कि प्रतिनिधिक हैसियत में वाद लाया जा रहा हो जब तक कि वे उस समय न किए गए जबकि उनको करने वाला पक्षकार वैसी हैसियत धारण करता था। यानी ये कथन स्वीकृति तभी होंगे जबकि वे उस समय किए गए जब ऐसा पक्षकार प्रतिनिधिक हैसियत धारण करता था। लिखने का ढंग अलग है, लेकिन जो लिखा है उसका जब अर्थान्वयन होगा तो अर्थान्वयन इसी प्रकार होगा, क्योंकि लिखा उसने ये कि जब तक कि वे उस समय न किए गए जब उनको करने वाला पक्षकार वैसी हैसियत धारण करता था, ठीक है, अर्थात अगर उस समय किए गए हैं जब पक्षकार वैसी हैसियत धारण करता था तब तो वो स्वीकृति है, और जब वैसी हैसियत वो पक्षकार धारण नहीं करता था फिर वो स्वीकृति कारक कथन किया गया है तो वो स्वीकृति नहीं है, ठीक है ना। तो वैसी हैसियत होना जरूरी है, ठीक है। फिर कहता है वे कथन स्वीकृतियां हैं जो, क्योंकि डैश लगा हुआ है तो नीचे भी पढ़ेंगे, वे कथन स्वीकृतियां हैं जो ऐसे व्यक्तियों द्वारा किए गए जिनका कार्यवाही की विषय वस्तु है कोई सांपत्तिक या धन संबंधी है, और जो इस प्रकार हितबद्ध व्यक्तियों की हैसियत में वह कथन करते हैं। अगर कार्यवाही की विषय वस्तु तुम्हारा धन संबंधी या सांपत्तिक हित है तो डेफिनेटली आप अपने धन संबंधी या सांपत्तिक हित के विरुद्ध झूठा कथन नहीं करेंगे, क्योंकि आप अगर झूठा कथन करेंगे तो आपके अपने धन संबंधी या सांपत्तिक हित पर यह विपरीत असर आएगा, ठीक है। अक्सर आपकी किताबों में जो उदाहरण दे रखे हैं वो उदाहरण उस दशा से संबंधित है जबकि एक पक्षकार ने दूसरे पक्षकार को माल भेजा है और माल पहुंचा नहीं है, माल खो गया है बीच में, और जो पाने वाला माल है
वो ये कहता है कि माल भेजा ही नहीं गया, या वो ट्रांसपोर्टर पर यानी वाहक पर इस बात के लिए मुकदमा लाया है कि वो माल लेकर ही नहीं आया। अब देखिए, जिसने माल भेजा है और जिसने पाना है माल, दोनों का धन संबंधी और संपत्ति हित माल में है, क्योंकि माल पाने वाला पाएगा तभी जो भेजने वाला है उसे उस माल की कीमत मिलेगी, अन्यथा उस माल की कीमत भेजने वाले को मिले होगा ही नहीं। तो दोनों का सांपत्तिक हित है, दोनों का धन संबंधी हित है। अब पाने वाला मुकदमा लाया है किस पर? ट्रांसपोर्टर पर, कि इन्होंने माल नहीं पहुंचाया। खोया नहीं है, ट्रांसपोर्टर का कहना है कि खो गया। ठीक है, खो गया, हमने गाड़ी खड़ी की थी, पता नहीं कहां क्या हो गया, हम उत्तरदायी नहीं है। खो जाना या कुछ नष्ट हो जाना माल का, ये दुर्घटना है, और दुर्घटनाओं का उत्तरदायित्व ये वाहक पर नहीं हो सकता, क्योंकि उसके साथ कोई इंश्योरेंस की संविदा तो आपकी है नहीं, कोई क्षतिपूर्ति की संविदा तो है नहीं। ठीक है, उसकी गलती हो, उसकी नेग्लिजेंस हो, ये कोई उसने संविदा के जो आपके बीच माल के वहन की संविदा हुई है उसके किसी निबंधन का उसने वायलेशन किया हो और माल नष्ट हुआ हो, ठीक है, तब तो क्षतिपूर्ति के लिए ट्रांसपोर्टर से कहा जाएगा कि आप क्षतिपूर्ति करिए, आपकी गलती है। लेकिन अगर उसकी किसी गलती के बिना माल इस स्थिति में पहुंच गया कि वो पाने वाले को मिल ही नहीं सकता, तो ट्रांसपोर्टर दायी ये नहीं हो सकता। लेकिन ट्रांसपोर्टर ऐसा तब भी कहेगा जब उसने जानबूझकर माल न पहुंचाया हो, यानी पाने वाले का कहना है कि इन्होंने माल जानबूझकर नहीं पहुंचाया। ट्रांसपोर्टर कहता है कि नहीं, ऐसी कोई बात ही नहीं, माल ऐसे कारणों से इन तक नहीं पहुंचा जिससे स्वयं मेरा कोई दोष ये नहीं। ट्रांसपोर्टर का ऐसा कहना है। अब विवाद ट्रांसपोर्टर और पाने वाले के बीच है, लेकिन जो माल भेजने वाला है उसका धन संबंधी और संपत्तिक हित इस मुकदमे में इन्वॉल्व है। वो एक ऐसा व्यक्ति है जिसका माल की विषय, जो बात की विषय वस्तु है, उसमें धन संबंधी या सांपत्तिक हित है। अब ये सही है कि जिसने भेजा वो बाद का पक्षकार नहीं है। बाद का पक्षकार कौन है? पाने वाला, और ट्रांसपोर्टर बाद के पक्षकार तो ये है। लेकिन फिर भी जो विषय वस्तु है बाद की, उसमें धन संबंधी और सांपत्तिक हित ये माल को भेजने वाले का भी है। ठीक है, इसलिए ये जो माल भेजने वाला व्यक्ति है, ये अगर कोई ऐसा कथन करे जो बाद के जो विवादित तथ्य हैं या बाद के जो सुसंगत तथ्य हैं उनके संबंध में कोई अनुमान ये इंगित करे, तो वो कथन स्वीकृति हो जाएगा सेक्शन 18, ठीक है, सब सेक्शन 2 इसके मुताबिक वो कथन फिर स्वीकृति है। अगर माल भेजने वाला ये कहता है कि उसने माल को बिल्कुल ठीक तरीके से, ठीक है, जैसे भेजा जाना चाहिए, जितने सुरक्षित करके माल को भेजा जाना चाहिए वैसे सुरक्षित करके भेजा था, चीनी भेजी गई थी, जो ट्रांसपोर्टर उसका कहना है कि अकस्मात बारिश होने लगी, पानी बरसा और चीनी घुलकर बह गई। जो भेजने वाला है वो ये कहता है कि हमने जब माल भेजा था बढ़िया त्रिपाल से उसे पैक किया था,
अब जब बढ़िया तिरपाल से पैक किया गया था, इसका मतलब ऐसा नहीं हो सकता कि बारिश इसके कारण से चीनी को कोई नुकसान ये हुआ, लेकिन ये भी हो सकता है कि तिरपाल उड़ गया हो, फट गया हो, कोई कारण हुआ हो। ठीक है, यह भी संभव है, लेकिन फिर भी यह अत्यंत अधिसंभाव्य है ये कि साहब जो है इसने, या ये अत्यंत अनधिसंभाव्य है कि जो कुछ ट्रांसपोर्टर कह रहा है वो सच माना जाए। तो सेक्शन 11 में ये, ठीक है, वे तथ्य जो विवादित तथ्यों के अस्तित्व को अत्यधिक अधिसंभाव्य बनाए या अत्यधिक अनधिसंभाव्य बनाए, वे तथ्य सुसंगत हैं। इन सुसंगत तथ्यों की ओर एक अनुमान इस कथन से लग रहा है, और इस कथन से विवादित तथ्यों की ओर एक अनुमान ये भी इंगित हो रहा है। और स्वीकृति कोई कथन बन जाए, इसके लिए इनमें से एक बात भी हो जाए तो स्वीकृति बन जाएगी। यहां तो दोनों बातें ये होने लगी। तो ऐसे व्यक्ति जिनका वाद की विषय वस्तु में धन संबंधी या सांपत्तिक हित है, उनके कथन भी स्वीकृतियां ये माने जाएंगे, क्योंकि इनके कथन के सच होने की संभावना ये बहुत ज्यादा है। क्योंकि कोई भी व्यक्ति अपने ही धन संबंधी या सांपत्तिक हित के विरुद्ध कोई कथन करेगा ऐसा लगता नहीं है। ठीक है ना। तो कहता है कि वे कथन स्वीकृतियां हैं जो ऐसे व्यक्तियों द्वारा किए गए हैं जिन्हें कार्यवाही का, जिनका कार्यवाही की विषय वस्तु, ठीक है ना, ये कार्यवाही का की विषय वस्तु, इसमें कोई धन संबंधी या सांपत्तिक हित है। अब धन संबंधी या सांपत्तिक हित ये चुराई गई वस्तु में, इसमें भी होता है। ठीक है, तो चुराई गई वस्तु ये भी ऐसी कार्यवाही की विषय वस्तु हो सकती है जिसमें किसी का धन संबंधी या सांपत्तिक हित हो। उदाहरणों की बहुलता की कोई जरूरत नहीं है। एक सिंपल सी बात कि कार्यवाही की जो विषय वस्तु है उसमें कोई धन संबंधी या सांपत्तिक हित किसी व्यक्ति का है तो उस व्यक्ति के कथन ये स्वीकृति माने जाएंगे। ठीक है। तीसरा कहता है ऐसे व्यक्तियों द्वारा किए गए जिनसे वाद के पक्षकारों का वाद की विषय वस्तु में अपना हित यह व्युत्पन्न हुआ है। आप वाद के पक्षकार हैं तो वाद की कोई विषय वस्तु होगी, क्योंकि वाद विषय वस्तु के अभाव में ये तो प्रस्तुत ही नहीं हो सकता। वाद प्रस्तुत हुआ इसका मतलब उसकी कोई विषय वस्तु है। तो कहता है कि जो वाद के पक्षकार हैं उनका अपना जो हित है वाद की विषय वस्तु में, वो हित उन्हें जिससे व्युत्पन्न हुआ, जिससे व्युत्पन्न मीनिंग कर भाई जिससे उन्हें उत्पन्न हुआ, जिससे उन्होंने वो हित प्राप्त किया है, उन व्यक्तियों के कथन स्वीकृतियां हैं। लेकिन इसके साथ भी कंडीशन जुड़ी हुई है। क्या? कि यदि वे कथन उन्हें करने वाले व्यक्तियों के हित के चालू रहने के दौरान किए गए, और यह बात भी कथन की सत्यता को सुनिश्चित करने के प्रयोजन से जोड़ी गई है। ठीक है। वाद का, ठीक है, वाद के आप पक्षकार हो, उस वाद की एक विषय वस्तु है। यानी आप अपने मकान के संबंध में, ठीक है, मुकदमा ये लाए हो और आपका कहना यह है कि मिस्टर ए हमारे मकान से जबरदस्ती गुजरते हैं, जिसका इन्हें कोई हक नहीं है, क्योंकि मकान का उपयोग करने का मेरा विशेषाधिकार है। और जो हमारा विशेषाधिकार है तो सहवर्ती के तौर पर दूसरे में जो पाया जाएगा वो क्या होगा? अधिकारहीनता। ठीक है ना। जब हमारा विशेषाधिकार है, हमारा अधिकार है मकान पर, और वो अधिकार कैसा है? विशेषाधिकार की सूरत का है। और जो विशेषाधिकार की सूरत का है, मीनिंग कर भाई सहवर्ती के तौर पर दूसरे में जो पाया जाएगा वो क्या होगा? अधिकारहीनता। इसका मतलब यह हुआ कि मिस्टर ए को कोई हक नहीं है कि वे मेरे मकान से मार्गाधिकार ये क्लेम करें,
उन्हें रोकने के लिए व्यादेश, इंजंक्शन, जो कि कहां जारी होगा? एसआरए में। ठीक है, एसआरए कहता है धारा 36 में कि निवारक अनुतोष दिए जा सकते हैं, और निवारक अनुतोष काय के लिए दिए जाएंगे? आपके विधिक अधिकारों की रक्षा के लिए। और निवारक अनुतोष होंगे कैसे? प्रकृति में दो प्रकार के, सकारात्मक निवारक अनुतोष ये भी दिया जा सकता है, और नकारात्मक यानी निषेधाज्ञा ये भी जारी की जा सकती है, और आज्ञापक व्यादेश ये भी जारी किया जा सकता है। यद्यपि आज्ञापक व्यादेश अपवादिक परिस्थितियों में ही जारी किया जाता है। आज्ञापक व्यादेश ये सामान्य स्थितियों में जारी नहीं होता, निषेधाज्ञा ये जारी होती है। जब अधिकार और कर्तव्य आपको बताया तो आपसे कहा कि सकारात्मक अधिकार होते हैं, नकारात्मक अधिकार होते हैं। ठीक है, सकारात्मक अधिकार अगर किसी का है तो उस अधिकार की रक्षा के लिए जो जरूरी है किया जाना, उसे करने का लोभ न करने का कर्तव्य ये आपका होता है। और अगर आप उसे करने का लोभ कर रहे हो, जिसे किया जाना उसके अधिकारों की रक्षा के लिए जरूरी है, तो न्यायालय ऐसा आज्ञापक व्यादेश जारी कर सकता है कि आप वो करो जो किया जाना उसके विधिक अधिकारों की रक्षा के लिए जरूरी है, अर्थात उसे करने का लोभ न करो जो कि दूसरे की विधिक अधिकारों की रक्षा के लिए जरूरी है। यद्यपि ऐसा अपवादिक तौर पर होता है। कारण यह है कि किसी को कुछ करने के लिए विवश करना, यह भगवान जी के, ठीक है, क्षमता की बात भले ही हो, आदमी के लिए यह बहुत कठिन है। कैसे करेंगे आप किसी को कुछ करने के लिए विवश? नहीं करेगा तो क्या कर लेंगे आप? और यही कारण है कि दांपत्य अधिकारों के प्रतिस्थापन की जो डिग्री है, ठीक है, वो कैसे आदमी के संपत्ति के कुर्की के द्वारा इसे निष्पादित करते हैं, क्योंकि उसे आप संबंधित व्यक्ति के साथ रहने के लिए पति या पत्नी के तौर पर ये विवश कर ही नहीं पाएंगे। कैसे कर लेंगे? और ये थोड़ा मानव गरिमा के विरुद्ध लगता है कि जो जिसके साथ रहना नहीं चाहता उसे आप जेल में डालकर उसके साथ रहने के लिए मजबूर करो। ये थोड़ा मानव गरिमा के विरुद्ध ये लगता है। इसलिए सीपीसी में आदेश 21 में क्या लिखा है कि दांपत्य अधिकारों के प्रतिस्थापन की डिग्री सिर्फ और सिर्फ कायदे व्यक्ति की संपत्ति को कुर्क करके ही निष्पादित कराई जाएगी, इसके अलावा कोई रास्ता नहीं। लेकिन यह अपनी जगह सच है कि आज्ञापक व्यादेश जारी करके आपको कुछ करने के लिए विवश बहुत कम मामलों में किया जाता है। सामान्यतः कानून नकारात्मक अधिकार देता है और दायित्व का अधिरोपण करके यह रोकता है कि आप इस प्रकार से काम नहीं करेंगे। नकारात्मक अधिकार देता दूसरे को कि अगर आप इस ढंग से काम करते हैं जिससे उसके विधिक अधिकार का हनन हो, तो आपको उस ढंग से काम करने से रोक दिया जाएगा। इस ढंग का अधिकार यह कानून देता है, क्योंकि इस प्रकार के अधिकार का प्रवर्तन यह बहुत आसान है। दायित्व उत्पन्न करके आप व्यक्ति को एक विशेष प्रकार से काम करने से आसानी से रोक सकते हैं। इसलिए नकारात्मक अधिकार ही सामान्यतः दिए जाते हैं। लेकिन होते व्यक्ति के दोनों तरीके के, अपवादिक ही सही, सकारात्मक भी होते हैं और नकारात्मक ये भी होते हैं। दोनों प्रकार के अधिकार व्यक्ति के होते हैं और दोनों प्रकार के विधिक अधिकारों की रक्षा के लिए धारा 36 ये सारे वहां व्यादेश या इंजंक्शंस जारी हो सकते हैं। और ये भी आप जानते हैं कि इंजंक्शंस प्रकृति से भी दो प्रकार के हैं, सकारात्मक और नकारात्मक, और अवधि के दृष्टिकोण से भी वे दो प्रकार के हैं, शाश्वत यानी स्थायी और अस्थायी। और अस्थायी व्यादेश परिभाषित है सारे में, लेकिन किन स्थितियों में जारी होगा वे स्थितियां कहां दी है? आदेश 39 नियम 1 व 2।
ठीक है, किन स्थितियों में अस्थायी व्यादेश जारी होगा ये वहां लिखा है। और अस्थायी व्यादेश अगर वायलेट हुआ, यह भी आपसे खूब पूछा जाता है कि अस्थायी व्यादेश अगर वायलेट हुआ है तो जो कार्यवाही होगी वो कार्यवाही अक्सर आपको विकल्प दिए जाते हैं कि न्यायालय की अवमानना की कार्यवाही होगी, नहीं, न्यायालय की अवमानना की नहीं, बल्कि आदेश 39 नियम 2A उसके अंतर्गत आपके खिलाफ कार्रवाई ये की जाएगी। वहां अस्थायी व्यादेश के वायलेट होने की सूरत में क्या क्या किया जा सकता है ये लिखा है। और अस्थायी व्यादेश आपने गलत जारी करा दिया, ठीक है, तो आपके विरुद्ध क्या हो सकता है, ठीक है, ये सेक्शन 95 उसमें लिखा हुआ है, सीपीसी में देखेंगे, वो विषय और है। हम लोग बात कर रहे हैं कि क्या हुआ है, आप बात के पक्षकार और आपका कहना यह कि मिस्टर ए मेरे मकान से अनाधिकार ये निकलते हैं और मकान पर मेरा जो अधिकार है वो विशेषाधिकार की सूरत का है, इसलिए मिस्टर ए में अधिकारहीनता होनी चाहिए, उन्हें कोई हक नहीं है मेरे मकान से निकलने का। और आप मुकदमा लाए, आपने वो मकान मिस्टर बी से खरीदा है, ठीक है ना, और मिस्टर ए ने, ठीक है, मिस्टर ए उस मकान के मार्गाधिकार का उपयोग ये उस समय से करते आ रहे हैं जिस समय आप उसके मालिक नहीं थे, मिस्टर बी उसके मालिक थे, ठीक है ना, उस समय से मार्गाधिकार का प्रयोग करते आ रहे हैं और आपने मिस्टर बी से खरीदा, यानी आप एक वाद के पक्षकार हैं, ठीक है, वाद की विषय वस्तु मकान है, ठीक है, या यूं कहें कि वाद की विषय वस्तु मकान और मार्गाधिकार है, ठीक है ना, वाद की विषय वस्तु मकान और मार्गाधिकार है, ये वाद की विषय वस्तु। आपको जो वाद की विषय वस्तु है मकान, इसमें हित किससे व्युत्पन्न हुआ, बी से। अब बी ने अपने हित के चालू रहने के दौरान, यानी जब बी उस मकान के मालिक थे तो अपने हित के चालू रहने के दौरान अगर कोई कथन किया है तो वो कथन स्वीकृति है। अगर कोई कथन किया, मीनिंग देयर बाय, अगर ऐसा कोई कथन किया है जिससे वाद के विवादित तथ्यों या सुसंगत तथ्यों की ओर कोई अनुमान इंगित होता है तो वो कथन स्वीकृति है, क्योंकि बी की स्थिति आपके संबंध में इस प्रकार की है कि बी से ही आपको हित व्युत्पन्न हुआ है, और अगर उसने अपने हित के चालू रहने के दौरान कोई कथन किया है तो वो कथन स्वीकृति माना ही जाना चाहिए। क्यों? क्योंकि वो अपने हित के विरुद्ध कथन करेगा ऐसी अपेक्षा सामान्यता नहीं है, और अगर बी जो कथन किया है उससे बी के पक्ष का ही समर्थन होता है तो भी वो अनुमान इंगित करने वाला कथन ये माना ही जाएगा। तो भी अगर पुराने भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 21 और वर्तमान भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 19 अगर अनुमति देगी तो उस कथन को भी साबित किया जा सकेगा, क्योंकि वो स्वीकृति तो है, उस स्वीकृति का साक्षिक मूल्य क्या है ये अलग बात है। यह आपको पहले भी कहा गया है कि स्वीकृति का साक्षिक मूल्य उस दशा में ज्यादा होता है जब वह कथनकर्ता के हित के खिलाफ होती है, क्योंकि नियम यह है कि अपने हित के खिलाफ कोई कथन सामान्यता नहीं करेगा, और जब वह कथनकर्ता के हित का समर्थन करती है यानी उससे जो अनुमान इंगित होता है वो स्वयं कथनकर्ता के हित में होता है, कथनकर्ता के पक्ष में होता है, तो फिर पुराने भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 21 और वर्तमान की 19 ये कहती है कि कुछ एडिशनल स्थितियां और होनी चाहिए, तब वह कथन
जो कथनकर्ता के हित का समर्थन कर रहा है, स्वीकृति के रूप में किसी साक्षिक महत्व का होगा। क्यों? अपने पक्ष के समर्थन में व्यक्ति झूठे कथन आसानी से गढ़ता है, लेकिन अगर उसी के हित के खिलाफ है वो, तो उसके झूठे होने की संभावना बहुत कम है। इसलिए स्वीकृतियों के साक्षिक मूल्य के विषय पर देखिए, हमने पहले भी कहा, फिर कह रहे हैं कि किसी साक्ष्य का सुसंगत और ग्राह्य होना एक बात, और जो साक्ष्य सुसंगत और ग्राह्य है उसका साक्षिक मूल्य क्या है, ये दूसरी बात है। आपको जमानत मांगने का ही अधिकार नहीं है, एक बात। आपको जमानत मांगने का अधिकार है, किंतु आपको जमानत दी नहीं जा सकती, ये दूसरी बात है। यद्यपि व्यवहारिक दृष्टिकोण से देखें तो दोनों ही दशाओं में आप जमानत नहीं पाएंगे, लेकिन कानूनी दृष्टि से आप देखेंगे तो इन दोनों स्थितियों में फर्क दिखाई देगा। जो पहली स्थिति है जिसमें यह कहा जा रहा है आप जमानत मांगने के ही हकदार नहीं, इसका अर्थ यह है कि जमानत न दिए जाने की सूरत में आपकी जो स्थिति है कानून में वो ऐसी है कि अब आप अपनी स्वतंत्रता को सुनिश्चित करने के लिए बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका इसके सिवा कुछ प्रस्तुत नहीं कर सकते, क्योंकि आपको हक ही नहीं है। मेरा कहना यह है कि आपको हक ही नहीं है, ठीक है। तो अगर अवैध निरोध है, इलीगल डिटेंशन है, ठीक है, तो फिर आपके पास रास्ता क्या है? हैबियस कॉर्पस, अपनी स्वतंत्रता सुनिश्चित करने के लिए। और अगर हम ये कहते हैं कि आपको जमानत मांगने का हक है किंतु दी नहीं जा सकती, आपको मामला ऐसा है दी नहीं जा सकती, तो इसका मतलब यह है कि मांगने का हक है, यह डिनाई नहीं हुआ। इनका कहना सिर्फ इतना दी नहीं जा सकती। तो हम अगर प्रदर्शित कर दें कि दी जा सकती तो मिल भी सकती है, लेकिन मांगने का ही हक नहीं, ये ज्यादा कठोर बात है। ऐसे स्वीकृति का सुसंगत हो जाना ये एक बात है, और स्वीकृति का साक्षिक मूल्य या किसी भी साक्ष्य का साक्षिक मूल्य ये दूसरी बात है। जैसे डाइंग डिक्लेरेशन है, मृत्युकालिक कथन जब आएगा तब देखेंगे, फिलहाल बात कर मृत्युकालिक कथन है, डाइंग डिक्लेरेशन क्या होता है क्या नहीं होता देखेंगे। लेकिन डाइंग डिक्लेरेशन सुसंगत तो है, इसमें कोई दो मत नहीं, लेकिन उसका साक्षिक मूल्य क्या हो यह एक अलग बात है। किसी ने अपने मृत्यु के कारण को या उस संव्यवहार की किसी परिस्थिति को जिसमें उसकी मृत्यु घटित हुई अगर कहीं स्पष्ट किया है और कोई कार्यवाही न्यायालय के समक्ष चल रही है जिसमें उसकी मृत्यु का कारण प्रश्नगत है कि क्यों उसकी मृत्यु हुई, तो उसके उन कथनों को मृत्युकालिक कथन के रूप में न्यायालय के समक्ष ये प्रस्तुत किया जाएगा। अब प्रस्तुत किया जाएगा इतना विधायी निर्देश है, इन्हें प्रस्तुत किए जाने से कोई नहीं रोक सकता। न्यायालय ये नहीं कह सकता कि आप प्रस्तुत नहीं कर सकते, वो तो होगा, लेकिन वे कथन कितने विश्वसनीय, मृत्युकालिक कथन के रूप में न्यायालय को उस पर विश्वास करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, ये एक डिफरेंट क्वेश्चन है। और न्यायालय उस मृत्युकालिक कथन पर तभी विश्वास करेगा जबकि उस मृत्युकालिक कथन की विश्वसनीयता अर्थात उसका स्वतंत्र होना असंदिग्ध रूप से साबित कर दिया जाए। यह साबित किया जाए कि जो कुछ उस व्यक्ति ने कहा है जिसके मृत्युकालिक कथन के रूप में इस कथन को न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया है, उस व्यक्ति को इस प्रकार का कथन करने के लिए कोई बाह्य प्रेरणा यह नहीं दी गई थी, बल्कि उसने स्वतः
उस संव्यवहार की परिस्थितियों को जिसमें उसकी मृत्यु घटित हुई, और या फिर अपने मृत्यु के कारण को स्वयं स्पष्ट किया है इस दृष्टिकोण से कि क्या हो, उसकी मृत्यु का कारण लोगों के समक्ष स्पष्ट हो जाए। जब आप ये साबित करेंगे तब वो मृत्युकाली कथन इस लेवल का बनेगा कि उसके आधार पर पक्षकारों के अधिकारों का न्याय निर्णयन ये किया जा सके। यानी मृत्युकाली कथन का ग्राह्य होना अलग बात है, और उसका साक्षिक मूल्य इस स्तर का होना कि उसे अधिकारों को और कर्तव्यों को उत्पन्न करने का आधार ये माना जा सके, ये दो अलग अलग बातें हैं। ऐसे ही स्वीकृति का सुसंगत और ग्राह्य होना ये एक बात है, और स्वीकृति का साक्षिक मूल्य ये दूसरी बात है। अगर कथनकर्ता के हित के विरुद्ध है तो स्वीकृति सामान्य तौर पर ग्राह्य भी है और उसका साक्षिक मूल्य भी अधिक है। अगर स्वीकृति कथनकर्ता के पक्ष में अर्थात उसके द्वारा इंगित अनुमान कथनकर्ता के पक्ष में है तो वो ग्राह्य हो, इसी के लिए वर्तमान भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 19 और पुराने की 21, इसी के लिए कुछ एडिशनल कंडीशंस भी होनी चाहिए, तभी वो ग्राह्य होगी। और ग्राह्य हो जाने के बाद भी उसका साक्षिक मूल्य उस स्वीकृति कारक कथन के मुकाबले कम होगा जो कथनकर्ता के हित के खिलाफ। ठीक है ना? तो ग्राह्य होना और उसका साक्षिक मूल्य दो अलग अलग बात है। हुआ क्या है, वाद की विषय वस्तु, इसमें वाद के पक्षकारों, जिन पक्षकारों से हित यह भी उत्पन्न हुआ है, उन पक्षकारों के कथन स्वीकृतियां ये कह रहा है आपको मिस्टर बी से उस मकान में हित भी उत्पन्न हुआ जिस पर मार्गाधिकार के संबंध में मुकदमा यह प्रस्तुत हुआ है। आपने जिससे यह मकान खरीदा अर्थात आपको जिससे हित भी उत्पन्न हुआ उसने अपने हित के चालू रहने के दौरान कोई कथन किया है जो विवादित या सुसंगत तथ्यों की ओर कोई अनुमान यह इंगित कर रहा है। बातों को रिपीट करने की जरूरत नहीं, वो पक्ष में भी हो सकता है विपक्ष में भी हो सकता है। पक्ष में होगा तो साक्षिक मूल्य कम होगा और ग्राह्य होने के लिए भी एडिशनल कंडीशन चाहिए होंगी, विरोध में होगा तो ऐसे। इसलिए नॉर्मली हम लोग जो चर्चा करते हैं भारतीय साक्ष्य अधिनियम को समझने के लिए तो विरोध वाली स्वीकृतियों पर और विरोध वाली स्वीकृतियों पर ज्यादा चर्चा ये होती है। ठीक है, ये नॉर्मल कंडीशन है, सामान्य स्थिति। इसलिए हम भी उदाहरण यहां पर विरोध वाली स्थिति का ही लेंगे। ठीक है, अब मान लीजिए बी ने अपने हित के चालू रहने के दौरान यह कथन किया है किसी से कि जो ए है इसे मेरे मकान से सुखाधिकार प्राप्त है, मार्गाधिकार के स्वरूप का सुखाधिकार प्राप्त है, तो ये स्वयं बी के हित के खिलाफ है क्योंकि उस समय तो बी ही मकान में विषय वस्तु, मकान ठीक है जो आज बाद की विषय वस्तु है उसमें हित रखता है। और अगर वो सुखाधिकार ए का मान रहा है मकान के संबंध में, ठीक है, मार्गाधिकार की सूरत का, अगर वो मार्गाधिकार की सूरत के सुखाधिकार को मान्यता दे रहा है ए के संबंध में उस समय जबकि उसका अपना हित ये मकान में था, तो उसका मकान तो सुखाधिकार की भाषा में बात करें तो क्या बन गया, अनुसेवी संपत्ति है क्योंकि मार्गाधिकार का प्रयोग उस पर हो रहा है। और अपनी संपत्ति को अनुसेवी संपत्ति कौन बनने देगा? तो अगर कोई कथन ऐसा है जो उसके हित के खिलाफ है, अच्छा दूसरा कथन जो हो सकता है बी का, वो क्या कि ए इसने हमसे संविदा कर रखी है इसलिए मेरे मकान से निकल रहा है, और सुखाधिकार हम लोगों ने पढ़ा है भारतीय सुखाधिकार अधिनियम में
ठीक है, वहां चिरभोग के द्वारा सुखाधिकारों का अर्जन धारा 15 में ये होता है, और चिरभोग के द्वारा सुखाधिकार का अर्जन यही ए ने क्लेम किया है। और चिरभोग के द्वारा सुखाधिकार का अर्जन ये हो, इसके लिए जरूरी क्या माना है? इसके लिए जरूरी माना है कि खुलेआम शांतिपूर्वक, ठीक है, खुलेआम शांतिपूर्वक, और दूसरा स्वामी की अनुमति के बिना, ठीक है, अनुमति नहीं होनी चाहिए। आप किसी के मकान पर लगातार 20 वर्ष तक अगर मार्गाधिकार का प्रयोग करें तो चिरभोग के माध्यम से आप सुखाधिकार अर्जित कर लेंगे। अब अगर उसने कहीं कथन कर रखा है बी ने कि ए हमारे मकान से निकलता तो जरूर था, लेकिन हमने अनुमति दे रखी थी, तो लाइसेंस ही है, और लाइसेंस इधर मकान ट्रांसफर हुआ, खत्म। ईजमेंट और लाइसेंस ये मुख्य अंतर आता है, हम लोगों ने पढ़ा ईजमेंट पढ़ते समय कि सुखाधिकार और अनुज्ञप्ति, ठीक है, इसमें फर्क। और सुखाधिकार है उसे चिरभोग से अर्जित कर लिया तो फिर अब खत्म नहीं हो सकता। संविदा जन्य अधिकार था, ठीक है, तो संविदा जन्य अधिकार कैसा होता है? व्यक्तिलक्षी। संविदा तो दोनों के बीच हुई थी, उसका आपसे क्या ताल्लुक? तब भी ये कथन स्वीकृति है, लेकिन चूंकि ये उस व्यक्ति के हित का समर्थन कर रहा है जो इसे कर रहा है, इसलिए इसे साबित करने के लिए एडिशनल शर्तों की जरूरत हो जाएगी, ठीक है ना। लेकिन नकारात्मक ढंग से यानी अपने हित के विरोध में अगर ये कथन आपके हक पूर्वाधिकारी यानी जिससे आपको हित भी उत्पन्न हुआ, यानी ठीक है, कौन? बी। इसने अगर कोई ऐसा कथन अपने हित के चालू रहने के दौरान किया है जो स्वयं इसके हित के खिलाफ है, तो वो कथन स्वीकृति है। और आज भले ही मुकदमा आपके और ए के बीच है, यानी बी उसका पक्षकार नहीं है, लेकिन बी भी एक व्यक्ति है जो एक विशेष परिस्थिति में कथन कर रहा है जिसे स्वीकृति माना ही जाना चाहिए। ये नॉर्मल सामान्य बुद्धि भी कहेगी कि भाई आपने जिससे खरीदा वो अगर सुखाधिकार को मान्यता दे रहा था तो नेमो डेट कोड नॉन हैबिट का सिद्धांत लागू होगा, जो उसके पास था वही तो आपने लिया, ठीक है। अगर आपने मकान उससे लिया तो जो उसके पास था वही तो उसने दिया। तो अगर उसे सुखाधिकार प्राप्त मकान ये प्राप्त था तो उसने आपको दिया भी तो वही। तो आज एक का सुखाधिकार है, और अगर ऐसा नहीं है तो एक मार्गाधिकार सुखाधिकार के रूप में नहीं, ठीक है। तो धारा 15 वर्तमान भारतीय सांख्यिकी अधिनियम, उसकी जो भाषा है वो संतुष्ट हो गई कि स्वीकृतियां ऐसे कथन है जो विवादक या सुसंगत तत्वों की ओर कोई अनुमान इंगित करते, और ये एतस्मिन पश्चात वर्णित व्यक्तियों के द्वारा एतस्मिन पश्चात वर्णित परिस्थिति में की गए। एतस्मिन पश्चात वर्णित व्यक्ति को जिससे आपको हित भी उत्पन्न हुआ, और एतस्मिन पश्चात वर्णित परिस्थिति कौन सी? उसने वह कथन कब किया? जबकि उसका हित चालू था। उस व्यक्ति का कथन स्वीकृति है जिसे बात की विषय वस्तु धनी या सांपत्तिक हित यह प्राप्त था, ठीक है ना। उस व्यक्ति ने वो कथन किया, उस व्यक्ति ने वो कथन किया है जो प्रतिनिधि की हैसियत से मुकदमा लाया, ये जिस पर प्रतिनिधि की हैसियत से मुकदमा लाया गया, और उसने वो कथन तब किया जब उसकी प्रतिनिधि की हैसियत जारी थी। अगर वो आपके हित के विरुद्ध कथन कर रहा था और उसकी प्रतिनिधि की हैसियत जारी थी तो तुमने हटाया कहीं नहीं प्रतिनिधि? ऐसा तो कोई नहीं करता। और जब नहीं हटाया इसका मतलब आप उस कथन की सत्यता से सहमत थे, तभी तो नहीं हटाया। तो फिर आपको उससे आबद्ध क्यों नहीं होना चाहिए? लेकिन फिर भी स्वीकृति मात्र सुसंगत है, ठीक है ना। ये निश्चायक साक्ष्य नहीं है, यानी अगर स्वीकृति साबित भी कर दी गई न्यायालय के समक्ष, उसका साक्ष्य न्यायालय ने ग्राह्य भी कर लिया,
तो भी मात्र स्वीकृति के आधार पर दायित्व तो उत्पन्न हो यह भी सकता है, क्योंकि स्वीकृति का साक्षी मूल्य जो हमने पढ़ाया तो हमने कहा कि सेक्शन 58 में अगर न्यायालय की कार्रवाई के दौरान ये की जाती है तो उच्चतम न्यायालय तक का व्यू ये है कि इस पर विश्वास किया जाना चाहिए। लेकिन फिर भी विधायिका ने न्यायालय को हक दिया है सेक्शन 58 में कि अगर कार्रवाई में भी हुई है तो भी न्यायालय चाहे तो ऐसे तथ्य को स्वीकृतियों से अन्यथा साबित किए जाने की अपेक्षा कर सकेगा, अर्थात अन्य साक्ष्य की मांग कर सकेगा। क्यों? क्योंकि आपसे जबरदस्ती स्वीकृति भी कराई जा सकती है, लेकिन फिर भी ये इसका मूल्य बढ़ जाएगा। लेकिन अन्यथा तो स्वीकृति सिर्फ सुसंगत है। लेकिन आपके मन पे जो इंप्रेशन रहता है वो ये कि मानो स्वीकृति हो गई, आफत आ गई, क्योंकि आप स्वीकृति को उस रूप में मानते हैं जो संस्वीकृति के स्वरूप का है, उस स्वरूप का मानते हैं। ठीक है, इसलिए आप इस ढंग के भ्रम में जीते हैं, जबकि ऐसी स्थिति नहीं है। ठीक है, दूसरा आपका क्या कहता है सेक्शन 17 कहता है कि उन व्यक्तियों द्वारा स्वीकृतियां जिनकी स्थिति वाद के पक्षकारों के विरुद्ध साबित की जानी चाहिए, यानी ये व्यक्ति जो स्वीकृति धारा 17 में करेगा, स्वीकृति करेगा मतलब ऐसा कथन करेगा जिससे वाद के विवादित तथ्यों या सुसंगत तथ्यों की ओर कोई अनुमान ये इंगित होगा, वही तो स्वीकृति होगा। वो वाद का पक्षकार नहीं है, वो वाद का पक्षकार नहीं है, लेकिन उसकी स्थिति ऐसी है कि वाद के जो पक्षकार हैं उनकी स्थिति उसकी स्थिति पर निर्भर करेगी, अर्थात उसकी स्थिति को वाद के पक्षकारों के विरुद्ध यह साबित किया जाना है। अगर उसकी स्थिति साबित नहीं हुई तो वाद के पक्षकारों की स्थिति यह भी साबित नहीं होगी। उसकी स्थिति ऐसी है, वो व्यक्ति वाद का पक्षकार नहीं, लेकिन उसकी स्थिति ऐसी है कि वाद के पक्षकारों के अधिकार और दायित्व तो स्वयं उसकी स्थिति पर निर्भर करते हैं। और उसकी स्थिति की एक विशेषता तो यह है कि उसकी स्थिति पर वाद के पक्षकारों के अधिकार और दायित्व तो निर्भर करते हैं, और उसकी स्थिति की दूसरी जो विशेषता है वो ये कि अगर उसकी उस स्थिति के संबंध में स्वयं उस पर मुकदमा ले आया जाए, ठीक है, स्वयं उस पर मुकदमा लाया जाए, ठीक है, तो उसका जो दायित्व है उसके संबंध में भी उसके कथन ये स्वीकृति के तौर पर ग्राह्य हो जाएंगे। इसे आसान भाषा में देखें, आपने अभिकर्ता के तौर पर व्यक्ति से, थर्ड पार्टी से, ठीक है, संविदा की है और आपके और मालिक के बीच विवाद आ गया है। ठीक है, विवाद आपके और मालिक के बीच, और तृतीय पक्षकार इससे आपने अभिकर्ता के रूप में संविदा की और आपका अपने मालिक से विवाद है। ठीक है, इस सेक्शन का उपयोग अक्सर उन्हीं मामलों में होता है जहां एजेंसी की संविदा होती है। यह दृष्टांत से भी स्पष्ट है। दृष्टांत में क्या कह रहा है? कहता है खा के लिए भाटक संग्रह का दायित्व का लेता है। खा मालिक हुआ और का एजेंट हुआ, खा के लिए भाटक संग्रह का दायित्व का लेता है। यानी खा के जो देनदार हैं, यानी किराएदार हैं, क्योंकि भाटक तो किराएदारों से मिलेगा, ठीक है, वे परव्यक्ति हुए, वो तो परव्यक्ति हुए, और खा क्या करता है? का की नियुक्ति करता है और खा के लिए भाटक संग्रह का दायित्व अपने ऊपर लेता है। ठीक है, गा द्वारा खा को शोध भाटक संग्रह न करने के लिए का पर खा वाद लाता है। खा का कहना क्या है कि गा पर हमारा किराया ड्यू था, का मेरे किराएदार हैं और मेरा किराया ड्यू था गा पर, और
और इन्होंने अपने कार्य में लापरवाही बरती है निका ने, और वो भाटक संग्रह नहीं किया जो हमें गा से शोध था, गा से ड्यू था। ठीक है, अब मुकदमा किसके किसके बीच है? मालिक और अभिकर्ता, का और खा के बीच। मुकदमा तो मालिक और अभिकर्ता के बीच है, और किसके संबंध में? पर व्यक्ति के दायित्व के संबंध में। जो किराया है ये क्या है? दायित्व है। किराया, ठीक है, ये प्रकार का दायित्व है जो गा पर अधिरोपित है। ठीक है, तो गा दायित्व के अधीन है और पर व्यक्ति है। खा मालिक है और का अभिकर्ता है। ठीक है, और जो अभिकरण की संविदा है ये खा और का के बीच है, और खा अभिकरण की संविदा के भंग के लिए का पर मुकदमा लाया है, और अभिकरण की संविदा का भंग वो बता रहा है वो गा के दायित्व के संबंध में है। यानी गा की स्थिति ऐसी है कि उसे वाद के पक्षकारों के विरुद्ध साबित किया जाना है, अर्थात गा की स्थिति को साबित किया जाना है कि वह खा का ऋणी है या ऋणी नहीं है। यह उसकी स्थिति साबित होनी। अगर वो ऋणी है, ठीक है, अगर वो किराए का ऋणी है तो फिर बात खा की ठीक है, का दायित्व के अधीन है, और अगर वो ऋणी नहीं है तो बात का की ठीक है, खा गलत है। खा की स्थिति ऐसी है, ठीक है, कि खा पर एक दायित्व है और खा की स्थिति को साबित किया जाना है कि प्रश्नगत समय पर वो उस दायित्व के अधीन था या दायित्व के अधीन नहीं था। ठीक है, दायित्व है किराया अदा करने, लेकिन किराया ड्यू होगा तभी तो अदा करेगा। ठीक है, ऐसी स्थिति गा की है, और गा पर जो दायित्व है ये ऐसा है कि स्वयं गा पर अगर मुकदमा लाया जाए, स्वयं गा पर मुकदमा लाया जाए तो इस दायित्व का प्रवर्तन गा के विरुद्ध भी हो जाएगा। ठीक है, और गा क्या कह रहा है? गा कहता है कि हम उस समय पर, जिस समय पर का के ऊपर यह आरोप लगा रहा है कि उसने भाटक शोध नहीं किया गा से ड्यू होने के बावजूद, गा भी यही कह रहा है कि उस प्रश्नगत समय पर हम किराया देने के दायित्व के अधीन थे, अर्थात हम वाकई खा के ऋणी थे। अब उसका यह कथन स्वयं अपने हित के विरुद्ध है। ठीक है, क्योंकि इस कथन के आधार पर उस पर ऋण, ठीक है, ऋण अर्थात किराया अदा करने का दायित्व है, यह साबित हो रहा है, और स्वयं इस दायित्व के संबंध में उसके ऊपर अगर यह मुकदमा लाया जाए तो भी यह कथन स्वीकृति के रूप में सुसंगत हो जाएगा। तब भी तो सुसंगत होगा, क्योंकि इससे विवादित तथ्यों की ओर अनुमान इंगित हो रहा है। अगर खा बजाय का के गा पर मुकदमा ले आए तो भी तो यह कथन स्वीकृति के रूप में सुसंगत हो जाएगा। ठीक है ना? तो फिर इस मुकदमे में वो सिर्फ मुकदमे का पक्षकार नहीं है, केवल इस कारण से, ठीक है, उसके कथन को निराकृत ये क्यों कर दिया जाए, उसका कथन स्वीकृति है और इस रूप में साबित किया जाएगा। यही कह रहा है, वे कथन जो उन व्यक्तियों द्वारा किए गए जिनकी बात के किसी पक्षकार के विरुद्ध स्थिति या दायित्व साबित करना आवश्यक है। ठीक है, बात के अगर खा चाहता है उसे बाद में सफलता मिले, ठीक है, तो उसे गा के दायित्व को या गा की स्थिति को साबित करना ही पड़ेगा। ठीक है, वो ऋणी है ये तो साबित करना ही पड़ेगा, तभी तो का दायित्व के अधीन आएगा। ठीक है, तो कहता है कि वे कथन जो उन व्यक्तियों द्वारा किए गए हैं जिनकी बात के किसी पक्षकार के विरुद्ध, चाहे एक के विरुद्ध हो चाहे दोनों के विरुद्ध, जिनकी बात के किसी पक्षकार के विरुद्ध स्थिति या दायित्व को साबित करना आवश्यक है, स्वीकृतियां हैं। ये स्वीकृतियां हो सकती हैं यदि वो बात पूरी हो जाए जो यदि शब्द के बाद सेक्शन में लिखी गई। ठीक है, और बाद में क्या लिखा गया? स्वीकृतियां यदि ऐसे कथन ऐसे व्यक्तियों द्वारा
या उन पर लाए गए बाद में ऐसी स्थिति या दायित्व के संबंध में ऐसे व्यक्तियों के विरुद्ध सुसंगत होते हैं और वे उस समय किए गए हों जबकि उन्हें करने वाला व्यक्ति ऐसी स्थिति ग्रहण किए हुए है या ऐसे दायित्व के अधीन, यानी गा जब खाता किराएदार बना हुआ है उस समय वो अपनी स्थिति और दायित्व के संबंध में ऐसा कथन कर रहा है जो स्वयं उसकी स्थिति या दायित्व के संबंध में सुसंगत हो जाएगा यदि उस पर उस स्थिति या दायित्व के संबंध में मुकदमा ले आया जाए। तो ऐसे व्यक्ति या ऐसे शब्द बार बार उस व्यक्ति के लिए आ रहे हैं जिसकी स्थिति या दायित्व को साबित किया जाना। ऐसा व्यक्ति दृष्टांत में कौन है? गा। दृष्टांत में ऐसा व्यक्ति गा है। ठीक है, तो ऐसे व्यक्तियों के कथन स्वीकृतियां हैं जिनकी वाद के किसी पक्षकार के विरुद्ध स्थिति या दायित्व को साबित करना आवश्यक है यदि ऐसे पक्षकारों ने अपनी स्थिति या दायित्व के संबंध में जो कथन किया है वह कथन ऐसा है कि स्वयं इनकी इस स्थिति या दायित्व के संबंध में इन पर मुकदमा ले आया जाए तो भी वो कथन सुसंगत होगा स्वीकृति के रूप में, और इन्होंने कथन करते समय उस स्थिति को धारण कर रखा था जो स्थिति या दायित्व से संबंधित है, तो यह भी स्वीकृति है। यानी ऐसे व्यक्ति जो बाद के स्वयं पक्षकार नहीं है, स्वयं बाद के पक्षकार नहीं है, उनके कथन भी स्वीकृतियां हो सकते हैं। बाद के पक्षकार और अभिकर्ता